नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, 15 अप्रैल के रात को पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया और डॉन, जिसके डर से उत्तर प्रदेश का आम जनता ही नहीं, वहां की पुलिस व्यवस्था और सिर्फ पुलिस व्यवस्था नहीं, न्याय व्यवस्था भी थर-थर कांपता था। उनके टाइम पे उस अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के आतंक के युग खत्म हो गया। दरअसल 3 अपराधियों ने, जो कि वो कोई सामान्य अपराधी देखने से नहीं लग रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल सटीक निशाने के साथ हमला किया और मौके वारदात पे दोनों दुर्दांत अपराधियों को मार गिराया, उससे को देख के ये नहीं कह सकता कोई भी कि वह कोई आम नागरिक था या कोई आम व्यक्ति था, कोई गरीब मजलूम था। हाँ, वो गरीब परिवार से जरूर था वो अपराधी, लेकिन वह वेल ट्रेंड अपराधी था, जिसने इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया, इनकी हत्या कर दी। जिस तरह से पुलिस कस्टडी में, पुलिस अभिरक्षा के दौरान अंदर इन दोनों दुर्दांत अपराधियों का हत्या हुआ, इससे सवाल तो उठेगा और उठना भी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का, हर एक लोगों का पुलिस पे एक भरोसा होता है। उसे लगता है कि अगर मैं पुलिस कस्टडी में हूं, पुलिस अगर हमारे साथ है, तो हमारे साथ किसी भी तरह का कोई घटना नहीं हो सकता है, इतना तो भरोसा होता है। पर जिस तरह से अतीक अहमद के साथ हुआ है, वह वाकई उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन व्यवस्था पे सवाल तो उठाता है। पर क्या अतीक अहमद का हत्या या उसके भाई अशरफ अहमद का हत्या कोई सामान्य हत्या है? देखने से तो ये लग रहा है कि यह सामान्य है, लेकिन जिस तरह के खुलासे इन लोगों के बारे में हो रहे थे, जिस तरह की बातों को ये लोग कबूल रहे थे और जिस तरह के खुलासे ये लोग कर रहे थे, उन सभी चीजों को अगर देखे समझे तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद का जो हत्या हुआ है, वो पूर्ण नियोजित हत्या था। इस हत्या का मास्टरमाइंड कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, पहुंचा हुआ व्यक्ति है, जिन्होंने इस पूरे मर्डर का प्लान तैयार किया था। या जिस तरह का विजुअल्स न्यूज में आ रहे हैं, एक वीडियो न्यूज में चल रहा है, जिस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अतीक अहमद गाड़ी से जब बाहर आते हैं तो वह दूसरे साइड अपना चेहरा करके किसी व्यक्ति को इशारा करते हैं। अब वो इशारा किसको करता है और किस लिए करता है, यह भी एक रहस्य है, जो कि जांच का विषय है कि क्या जो हत्यारे, जो अपराधी आए थे अतीक अहमद को मारने के लिए, क्या उसी अपराधियों को अतीक अहमद ने इशारा किया, और क्या यह सारा प्लान अतीक अहमद ने ही रचा था या उसी के गुर्गों ने रचा था? क्योंकि अभी न्यूज में 2 दिन पहले की खबर है कि अतीक अहमद ने यह बात कबूल किया था कि वो किस तरह से उसका लिंक पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई से है, किस तरह से उसका संबंध पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से है, और किस तरह से वह पाकिस्तान के द्वारा जो हथियार भारत में, खास करके पंजाब बॉर्डर पे ड्रोन के माध्यम से जो हथियार गिराया जाता था, उस हथियार के कारोबार में अतीक अहमद शामिल था। जिस तरह से इन्होंने कबूल किया कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो पंजाब में जो हथियार गिराए जा रहे थे, वो मेरे ही जानने वाले लोग उस हथियार को कलेक्ट करते थे और उसको जम्मू कश्मीर से लेकर और हमारे पास तक उसकी सप्लाई होती थी, हम उसको खरीदते थे। और जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड में जो अतीक अहमद का जो बेटा असद था, जिसके पास से जो राइफल, जो पिस्टल जो बरामद हुई है उनके एनकाउंटर के समय पे, वो भी एक विदेशी हथियार है। और जो अतीक अहमद के हत्याकांड में, हत्या के समय मौके वारदात पे जो पिस्टल बरामद हुई, जो उन अपराधियों ने जिस पिस्टल से इसकी हत्या की थी, वह पिस्टल भी विदेशी है। और दोनों ही पिस्टल तुर्की में बना हुआ है, ऑटोमेटिक पिस्टल है दोनों। और किस तरह से तुर्की और पाकिस्तान का संबंध रहा है, इन सब चीजों पे अगर देखा जाए तो यह हत्या कोई सामान्य हत्या नहीं है। ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि इसकी पूरी
प्लानिंग की गई थी और पूरे अच्छे तरीके से प्लानिंग की गई थी। इसको प्लान करने वाले लोग बहुत ही पहुंचे हुए लोग हैं और जिस तरह से अतीक अहमद ने खुलासे कर रहे थे एक के बाद एक, ऐसे इससे स्पष्ट हो गया था कि अतीक अहमद के बेटे असद का जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद जिस तरह से अतीक अहमद एवं उसका भाई अशरफ अहमद पूरे तरीके से टूट चुके थे, मानसिक तौर पे टूट चुके थे और उस हालात में वह न जाने किस किस का नाम लेता, किस किस के नामों का खुलासा करता, क्योंकि ये तो सभी जानता है कि अतीक अहमद जो कि इतना बड़ा गैंगस्टर और अपराधी बना तो वह किसी न किसी सत्ता के संरक्षण में ही बना। सत्ता से जरूर उसको संरक्षण मिलता रहा, सफेद पोश नेताओं ने जरूर उसको संरक्षण देता रहा, क्योंकि बेगर सफेद पोशों के, बेगर सत्ता के संरक्षण का कोई भी अपराधी इतना बड़ा माफिया तो नहीं बन सकता है जिसके पास 1,000 से ज्यादा की संपत्ति, 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इकट्ठा हो गई हो। तो उस व्यक्ति, उस अपराधी के बारे में यह विश्वास ही नहीं किया जा सकता है कि इसको किसी सत्ता का संरक्षण नहीं मिला होगा। ये बिना सत्ता के संरक्षण पे ही इतनी संपत्ति इकट्ठा की, ऐसा संभव ही नहीं है। तो अतीक अहमद और अशरफ अहमद जिस तरह से पुलिस कस्टडी में खुलासे कर रहे थे, इससे उन सफेद पोशों को कहीं ना कहीं डर लग गया। वो यह समझ गए कि अब हो सकता है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद हमारे नामों का खुलासा कर देगा और अगर उनके नाम का खुलासा हो जाता तो वह देश में पूरे तरह से नंगे हो जाते। अगर वो कोई सफेद पोश होते तो उनकी पूरी राजनीतिक भविष्य बर्बाद हो जाता और हो सकता है कि एक माफिया को, एक अपराधी को संरक्षण देने के आरोप में वो भी जेल जा सकते थे। न जाने कितने सारे राज अतीक अहमद और अशरफ अहमद के पास था, उन सफेद पोशों का, उन आतंकवादी गतिविधियों को चलाने वाले लोगों का, जो देश में 2014 से पहले जगह जगह बम ब्लास्ट करवाते थे, आतंकवादियों के केस को वापस लेने की कोशिश करते थे, आतंकवादियों के लिए इस देश में 12-12, 1-1, 2-2 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने का काम करते थे, आतंकवादियों के एनकाउंटर पे इस देश के किसी राज्य के चुने हुए गृह मंत्री को तरी पार करवाते थे। ऐसे उन तमाम लोगों का पोल खोलने वाला था अतीक अहमद, इसलिए पूरी बेल्ड प्लान वे में इसकी हत्या करवाया गया। जिस तरह से अभी अतीक अहमद ने उत्तर प्रदेश के 178 सरकारी कर्मचारी जो कि अलग अलग विभागों में थे, जो अतीक अहमद के लिए काम करते थे, उसमें से बहुत सारे अधिकारी पुलिस विभाग के भी थे जो अतीक अहमद के लिए काम करते थे, उन 178 सरकारी कर्मचारियों का भी खुलासा किया था इन्होंने। इसके बयान पे ही उन तमाम कर्मचारियों का पहचान हुआ था, उसका लिस्ट तैयार हुआ था। तो अतीक अहमद के हत्या में बहुत सी ऐसी थ्योरी है जिस पे जांच कमेटी बनी है और जांच करके वो जांच सामने आएगा तो पता लगेगा कि इसका स्पष्ट कारण क्या था। पर इस पूरे मुद्दे पे तमाम मीडिया चैनल या तमाम विश्लेषकों ने अपनी अपनी राय रखी है, पर विश्लेषकों ने तो जो टीवी पे पत्रकारिता नहीं करता है, क्योंकि अब टीवी पे एक ऐसे पत्रकार रह गए जो किसी को पेशाब करते हुए दिखा सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि उस अब टीवी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, टीवी मीडिया का चरित्र कैसा रह गया है कि वह किसी अपराधी का पेशाब करते हुए भी लाइव दिखा रहा है कि देखिए, ये बेशर्मी का हद पार कर दिया इस बार भारतीय मीडिया ने कि एक अपराधी का पेशाब करते हुए दृश्य को लाइव दिखा रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। पर इन तमाम थ्योरी के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है जिसके वजह से अतीक अहमद और अशरफ अहमद का हत्या हुआ, उस पर बहुत कम लोग चर्चा कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से जब से अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश में लाया गया, उस समय से ही भारतीय मीडिया का जो एक संदिग्ध स्थिति रहा है अतीक अहमद के साथ, जो जुड़ाव रहा है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा लगता है कि जो अतीक अहमद और अशरफ अहमद का जो हत्या हुआ है, उन हत्यारों को इसी टीआरपी गैंग ने ही मोटिवेट किया। इस टीआरपी गैंग के कारनामों से ही मोटिवेट होकर इन अपराधियों ने पत्रकार के भेष में ही इन दोनों अपराधियों का हत्या किया, इन पे हमला किया।
क्योंकि जिस तरह से अतीक अहमद के मामले में भारतीय मीडिया का जो रवैया शुरू से था, जब से उसको साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाया गया और उसके बाद फिर से जब उसको साबरमती जेल भेजा गया, उसके बाद फिर से जब लाया गया, इन तमाम घटनाक्रम में जिस तरह से मीडिया का जो दखल अंदाजी, मीडिया का जो रोल अतीक अहमद के पक्ष में रहा है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो हत्यारे हैं वो इन्हीं मीडिया के इस रवैये को देखकर मोटिवेट हुए और इन्होंने एक रास्ता निकाला कि हम भी मीडिया कर्मी के रूप में इस दोनों लोगों पे हमला कर सकते हैं, इनको मार सकते हैं। क्योंकि जो हत्यारा था, ये अपराधी था, ये भी एक मीडिया कर्मी के ही भेष में आया था। तो जिस तरह से इस देश में मीडिया कुछ समय से बर्ताव कर रहा है, उससे अब इस देश के सरकारों को भी इस हत्याकांड के बाद इन मीडिया कर्मियों पे, जो कि ये समझते हैं कि हम पत्रकार हैं तो हमें अनलिमिटेड पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, इनके ऊपर भी लगाम लगाने की जरूरत है। इनके लिए भी एक नियम की जरूरत है कि जो हाई प्रोफाइल केस से जुड़े हुए लोग हैं, जो दुर्दांत अपराधी या आतंकवादी है, या जिसके वजह से देश में अव्यवस्था फैल सकती है, ऐसे लोगों से इन मीडिया कर्मियों को, जो कि मीडिया कर्मी से ज्यादा टीआरपी गैंग है, टीआरपी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इनको दूर रखा जाए। क्योंकि जिस तरह से हत्या हुआ है उसको देखते हुए अब ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में भी मीडिया कर्मी के सहारे से, मीडिया कर्मी के आड़ में कोई भी अपराधी किसी भी व्यक्ति तक अपनी पहुंच आसानी से बना सकता है और वो फिर किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए अब इस देश के मीडिया संस्थानों को भी सोचना चाहिए और उन टीआरपी गैंग से जुड़े हुए लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनका भी एक लक्ष्मण रेखा है, उन्हें भी अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा बनाने चाहिए कि उन्हें भी पता हो कि अब इस रेखा के बाहर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका कोई गलत फायदा उठा सकता है। जिस तरह से अतीक अहमद के मामले में उठाया है अपराधियों ने, जिस तरह का रवैया मीडिया का अतीक अहमद के लिए शुरू से ही रहा है, उसी को देखते हुए इन अपराधियों ने उसका भरपूर फायदा उठाया। अगर मीडिया जिस तरह का काम कर रहा था अतीक अहमद के मामले में, अगर इस तरह का काम वो नहीं करता तो फिर इस अपराधी को अतीक अहमद तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, ये नहीं पहुंच पाते। क्योंकि जब कोई मीडिया होता है तो देश के पुलिस को भी, देश के लोगों को भी ये भरोसा होता है कि कुछ भी हो जाए, पर नेशनल मीडिया के सामने, न्यूज चैनलों के सामने और लाइव के दौरान कोई भी व्यक्ति अपराध नहीं करता है, कोई अपराधी हमला नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि हम पकड़े जाएंगे। पर जिस तरह से यह मानसिक विक्षिप्त अपराधी जो नेशनल मीडिया के सामने लाइव के दौरान इस दोनों दुर्दांत अपराधी पे जो हमला किया है, यह वाकई यह दिखाता है कि किस तरह से ये लोग, किस तरह का इन लोगों का मानसिकता था और इसके पीछे क्या कोई बहुत बड़ी साजिश है। पर अतीक अहमद के मौत पे जिस तरह का रवैया अभी भी देश का मीडिया चैनल और पत्रकार अपना रहे हैं, वह शायद देश हित में नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। और सिर्फ यह कोई पहली घटना ऐसा नहीं है कि पुलिस कस्टडी में किसी अपराधी का मौत हुआ हो, किसी के ऊपर हमला हुआ हो। इससे पहले भी इस देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का हत्या भी एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में रहते हुए हुआ था। एक ऐसा सुरक्षा व्यवस्था था जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ऐसे सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इंदिरा गांधी जी का हत्या हुआ था। राजीव गांधी जी का हत्या भी पूर्व प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ था। उनके पास भी सुरक्षा का कोई कमी नहीं था, पर फिर भी उनकी हत्या हुई ना, तो चूक होती है। पर जो इसमें लूप होल्स है उस पर अगर ध्यान दे, उसको ध्यान में रखकर अगर सरकार और प्रशासन आगे की रणनीति बनाए तो इस चीज को दूर किया जा सकता है। पर जिस तरह से इस देश का कुछ बुद्धिजीवी वर्ग परेशान है, इस देश का कुछ नफरती गैंग, नफरती राजनेता, जिस नेताओं को कहीं ना कहीं ऐसे माफियाओं से फायदा होता था, वह नेता ही अपने ही फायदे के लिए ऐसे माफियाओं को पैदा करती थी, ऐसे माफियाओं को पालता था। उन नेताओं के पेट में जो मरोड़ हो रहा है, जो उनको दौरा पड़ रहा है, जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, इस पूरे घटना को मजहबी रंग दे रहे हैं,
इन तमाम दलालों को उस समय नहीं दिखा जब इस देश में आज से 2 साल पहले एक घटना घटी थी महाराष्ट्र में। किस तरह से पुलिस कस्टडी में, पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस के सामने 2 संतों को कुछ दंगाइयों ने, भीरों ने लाठी डंडों से घंटों तक पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दिया। उसके साथ उसके एक ड्राइवर का भी हत्या कर दिया। तब इस देश का ये नफरती गैंग, यह मजहबी गैंग और यह सफेद पोश दलाल कोई शोर शराबा नहीं किया था, कोई सवाल नहीं उठाया था। किस तरह से ये लोग सिलेक्टिव राजनीति करते हैं, किस तरह से ये लोग हर एक विषय को जाति और धर्म के चश्मे से देखते हैं। दरअसल इस देश का बेड़ा गर्क इन्हीं जाति और धर्म के ठेकेदारों ने किया है। अभी 2 दिन पहले ही अतीक अहमद हत्याकांड से 2 दिन पहले, शायद 12 या 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में ही आदित्य राणा नाम के गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ था। किसी भी सफेद पोश नेता, चाहे कोई भी बुद्धिजीवी गैंग के लोग, एक बयान तक नहीं दिया था उस एनकाउंटर पे। ना ही कोई दलाल पत्रकार जो अभी इस थ्योरी को समझा रहा था कि असद का एनकाउंटर यहाँ कैसे हो गया, वो ये एक तरफ रास्ता नहीं था, एक तरफ पता नहीं नदी था, तो एक तरफ क्या था, वो जो उस क्राइम स्थल पे जाके, घटना स्थल पे जाके जो समझा रहा था, ना ही वो पत्रकार उस जगह पे गया जहां आदित्य राणा का हत्या हुआ, एनकाउंटर हुआ। उसको उन्होंने नहीं समझाया कि कहां रास्ता था, कहां आदित्य राणा था, कैसे पुलिस उसको मारा। लेकिन इसने असद के एनकाउंटर को दिखाया। तो इससे समझ में आता है कि इस टीवी चैनल में बैठे जहरीले पत्रकारों के दिमाग में क्या होता है, ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ये हर एक घटना को देश में नफरती माहौल बनाने के लिए जाति और धर्म के चश्मे से देखते हैं और उसको समझाते हैं लोगों को। अच्छी बात यह है कि इन तमाम घटनाओं से, इन तमाम हत्याओं से उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस देश का हर एक वो व्यक्ति खुश है जो शांति से रहना चाहते हैं, एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, एक अच्छे समाज के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। वो सभी लोग खुश है, क्योंकि फिर से एक बात वही आता है कि इन अपराधियों ने न जाने कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया था। आज उन तमाम लोगों के मन में कहीं ना कहीं खुशी तो जरूर है, कहीं ना कहीं वो खुश तो जरूर है कि इन दुर्दांत अपराधियों का जो अंत हुआ है, यही इनको, इनके कर्मों का फल है। ऐसा इनके साथ होना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा सफेद पोश या बुद्धिजीवी गैंग और टीआरपी गैंग के लोगों के छोड़ के आप किसी भी आम नागरिक से पूछ लीजिए, कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये गलत हुआ, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि इन जैसे दुर्दांत अपराधियों को कानून या अदालत से कोई सजा नहीं हो सकता था। अगर होना होता तो 40 सालों से, 44 सालों से जो ये साम्राज्य चला रहा था, इसको कब को सजा हो गया होता है, इसके कब को इसके कर्मों का सजा मिल गया होता। पर नहीं, क्योंकि इस देश का कानून, इस देश का जो न्याय प्रणाली वो इतना लचर है, उसका व्यवस्था इतना लचर है कि इन जैसे दुर्दांत अपराधियों के ऊपर वो बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। इनके मामले में बिल्कुल असहाय साबित होते हैं। इन जैसे लोगों के ऊपर वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, और खास करके ऐसे टाइम में जब सत्ता इन जैसे लोगों के साथ खड़ा हो। इसलिए इन तमाम मुद्दों का खुलासा अभी जांच में होगा, फिर स्पष्ट तौर पे समझ में आएगा कि इसके हत्या के पीछे आखिर वजह क्या था, क्या कारण था कि जो अपराधी आज 44 सालों से अपने अपराध के दम पे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा के रखते थे, जिसके डर से उस प्रदेश के 10 दर्जन भर जज इसके मामले को सुनने से इनकार कर दिया था कि हम इसके मामले को नहीं सुनेंगे, जिसके डर से इसके खिलाफ कोई वकील खड़ा नहीं हो पाया 44 सालों के लंबे समय में, उस दुर्दांत अपराधी को कोई मामूली सा 20-22 साल के युवक गोली मार के हत्या कर देगा, यह कल्पना से परे था। फिर भी ऐसा हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए कि आखिर वजह क्या था, किसने अतीक अहमद और अशरफ अहमद के मौत का प्लान तैयार किया, इसके पीछे किसका हाथ है
और इससे फायदा किसे होने वाला था, और मीडिया के जो लोग इसको इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं उसको क्या फायदा हुआ, क्या उसको भी कोई बहुत मोटा रकम दिया गया था इस तरह का माहौल तैयार करने के लिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और किसी भी अफवाहों से दूर रहिए। आम जनता पूरी तरह से सुरक्षित है, खुश है और अपने काम में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। आम जनता के ऊपर किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है, उसे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यह समझने वाली बात है। हाँ, कुछ मुट्ठी भर लोग जरूर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस हत्या से परेशानी हुई है, क्योंकि उसके अंदर एक अलग तरह का नशा है, जिस नशा को दूर नहीं किया जा सकता है। बस यही है कि उससे सावधान रहकर उसके कुचक्र को, चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है। और पूरी तरह से प्रशासन का सहयोग कीजिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान दीजिए। नमस्कार।